गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इस चैनल के ऊपर 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 9 12th बोर्ड का। जो 12th बोर्ड जो जीव विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 9 एंजाइम आज हम पढ़ेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से होगा यह कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 9 एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए कि अध्याय नंबर 9 है हमारा एंजाइम। देखिए, जो ये एंजाइम नामक जो चैप्टर है, जरूरी नहीं है कि ये 12th बोर्ड के लिए ही जरूरी है बच्चों। ये बीएससी ठीक है, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि अपन कह सकते हैं नीट हो गया, पीएमटी हो गया और जो दूसरे जो कोर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं बायोलॉजी आती है, उन सभी के अंदर एंजाइम आएगा। यहाँ तक कि एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो तो केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से, जैव अणु के नाम से एक चैप्टर है, उसके अंदर भी है ये एंजाइम वाला टॉपिक। तो आज हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में कि ये एंजाइम क्या होते हैं। तो इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक कि जो ये एंजाइम होते हैं क्या होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। यहां पर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, तीन महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहला शब्द क्या है? प्रोटीन प्रकृति। दूसरा क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और तीसरा क्या है? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। कि इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन प्रकृति होती है इनकी, मतलब कि भैया इनका जो मुख्य घटक है वो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये। और कार्बनिक है। कार्बनिक क्यों है? क्योंकि जीवित कोशिकाओं में जितने भी जो पदार्थ पाए जाते हैं ना वो कार्बनिक ही होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो या लिपिड हो। आ रही है बात आपको समझ में? तो क्या होते हैं बच्चों एंजाइम? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, कि ये प्रोटीन से बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं में, जैसे कि आपकी और मेरी कोशिकाओं में, आपकी और मेरी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एक नंबर की परिभाषा पूछ ली जाती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हैशटैग लगाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि एंजाइम क्या होते हैं। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो जैव उत्प्रेरक क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं को क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये जैविक क्रियाएं क्या है? आपके शरीर में या मेरे शरीर में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, क्योंकि हम जीव है ना, तो इसलिए मैं बार बार आपका और मेरा उदाहरण दे रहा हूं। तो हमारे अंदर क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है हमारे अंदर? श्वसन की क्रिया होती है, नहीं होती है? हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। पाचन होगा, क्या होगा? पाचन होगा। और श्वसन और पाचन की क्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करेगा? एंजाइम करेगा। कौन करेगा? एंजाइम करेगा। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और जैव उत्प्रेरक क्या कार्य करते हैं? जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमारे अंदर श्वसन, पाचन और बहुत सी जैविक क्रियाएं हैं जिसमें एंजाइम अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एंजाइम हमारी बॉडी की जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं। देखो, हम खाना खाते हैं और हमारे खाने के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है बच्चों, लिपिड होता है मतलब घी तेल आदि, है ना। और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है।
अब इनका पाचन किसके द्वारा हो रहा है? एंजाइम के द्वारा ही तो हो रहा है। जैसे मुख में पाचन किसके द्वारा हो रहा है? मुख में पाचन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का और एमाइलेज द्वारा हो रहा है, ठीक है। और अमाशय में पाचन किसका हो रहा है? प्रोटीन का हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है बच्चों प्रोटीन का पाचन? रेनिन, पेप्सिन आदि एंजाइमों द्वारा हो रहा है। लिपिड का पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है और लाइपेज द्वारा हो रहा है। देखो लेस लिपिड लेस लाइपेज, तो लिपिड का पाचन किसके द्वारा हो रहा है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं एंजाइम? ये पाचन की क्रिया को बढ़ा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो जीवों की कोशिकाओं में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम का इतिहास कि इसका इतिहास क्या है। सर्वप्रथम एंजाइम को पहचाना किसने था? बर्जीलियस ने पहचाना था। और किसके रूप में पहचाना था? जैविक उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तो यहां पर हम देख लेते हैं पहचान। एंजाइम की पहचान सर्वप्रथम जैविक उत्प्रेरक के रूप में, मतलब जीवों की जैविक क्रियाओं को बढ़ाने वाले के रूप में बर्जीलियस ने की थी। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम बताया था कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जीवों के जो उनकी जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं। तो एंजाइम की पहचान सर्वप्रथम जैविक उत्प्रेरक के रूप में बर्जीलियस ने की थी। फिर क्या हुआ आगे? एडवर्ड बुनकर ने, ये वैज्ञानिक है, एडवर्ड बुनकर ने सर्वप्रथम यीस्ट की कोशिकाओं से जाइमेज नामक एंजाइम प्राप्त किया। अब ये एडवर्ड बुनकर क्या कह रहा है इसको, बर्जीलियस को, कि भाई तूने तो क्या पहचान ही की, अल्लाह मैं तो निकाल के बता देता हूँ आज जीव में से एंजाइम होता कैसे है। तो एडवर्ड बुनकर ने यीस्ट नाम की जो एक कोशिकीय जो कवक होती है, जो फफूंद होती है, उससे जाइमेज एंजाइम प्राप्त किया। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना। क्या पढ़ेंगे? अब हम एंजाइम की संरचना की बारे में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम की संरचना होती कैसी है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, बिल्कुल सरल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई कठिन वाली बात नहीं है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो एंजाइम होता है ना बच्चों, इस एंजाइम के अंदर दो भाग होते हैं। प्रोटीन भाग होता है एपो एंजाइम। क्या होता है? प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। और जो अप्रोटीन भाग होता है वो प्रोस्टेटिक समूह होता है। तो यहाँ पर एक बात सिद्ध हो रही है कि भैया एंजाइम में दो भाग हैं हमेशा। क्या भाग है? दो भाग होते हैं एंजाइम के अंदर। एक तो प्रोटीन से बना हुआ है, पीला पीला भाग क्या है? ये प्रोटीन से बना हुआ है। और ये मुख्य घटक होता है, ये एंजाइम का क्या होता है? मुख्य। क्योंकि देखो ज्यादातर देखो पीला पीला, ये लाल तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ये लाल वाला तो क्या है? बिल्कुल थोड़ा सा है। देखिए इतना सा ही है, बस इतना सा ही है। लेकिन आप इसको देखिए, प्रोटीन भाग पूरा खचाखच प्रोटीन से भरा हुआ है। तो अधिकांश एंजाइमों में मुख्य भाग प्रोटीन होता है, जिसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम में पाया जाने वाला जो प्रोटीन भाग है वो एपो एंजाइम कहलाएगा। और एपो एंजाइम के अलावा एंजाइम में अप्रोटीन भाग भी जुड़ा रहता है। एपो एंजाइम के अलावा एंजाइम में अप्रोटीन भाग भी जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सहकारक कहते हैं। इधर आप देखिए सहकारक, कि अधिकांश एंजाइमों में मुख्य घटक प्रोटीन, मतलब कि मुख्य घटक एपो एंजाइम के साथ साथ अप्रोटीन पदार्थ भी जुड़ा रहता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं अपन? एंजाइम की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि अधिकांश एंजाइमों में मुख्य भाग प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। ये एपो एंजाइम है, इस प्रोटीन के चित्र में देखिए आप, ठीक है। और अधिकांश एंजाइमों में मुख्य प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन पदार्थ भी पाया जाता है, जो कि प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। अर्थात एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं? सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। कि अधिकांश एंजाइमों में एपो एंजाइम अर्थात प्रोटीन भाग के साथ साथ क्या क्या पाया जा रहा है? अप्रोटीन भाग भी पाया जा रहा है। और ये अप्रोटीन भाग इस प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। और इस अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? सहकारक कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए कि ये एपो एंजाइम
प्लस सहकारक। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन भाग। क्या है ये? प्रोटीन भाग है। और सहकारक क्या है? एप्रोटीन भाग है। ये एप्रोटीन भाग क्या करता है? इस प्रोटीन भाग की सक्रियता के लिए जिम्मेदार है या एंजाइम की सक्रियता के लिए जिम्मेदार है। तो एपो एंजाइम और सहकारक मिलकर क्या बना देते हैं? एंजाइम बना देते हैं, जिसे पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन भाग को, भाग्य नहीं है, भाग है, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को सहकारक कहते हैं, और ये दोनों मिलकर ही पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम का निर्माण कर देते हैं। अब बच्चों, जो ये अप्रोटीन जो भाग है इसे सहकारक कहते हैं, और ये सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इधर आप देखिए, पहला जो सहकारक है वो कौन सा है बच्चों? जो पहला जो सहकारक है वो कौन सा है? प्रोस्टेटिक समूह। कौन सा है? प्रोस्टेटिक समूह। जब एंजाइम के प्रोटीन भाग से जुड़ा हुआ अप्रोटीन भाग, मतलब कि जब एंजाइम का अप्रोटीन भाग क्या हो? कार्बनिक प्रकृति का हो तथा एपो एंजाइम से सघनता एवं दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ हो, तो उसे प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम में। जैसे कि किसमें? साइटोक्रोम में। और सह एंजाइम को क्या बोलते हैं? को एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जब एंजाइम का अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से इस प्रकार संलग्न हो कि वह आसानी से पृथक तथा पुनः संलग्न किया जा सके, तो उसे सह एंजाइम कहते हैं, जैसे कि NAD, NADP और FAD के अंदर। सक्रियक, जब अप्रोटीन भाग कार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो उसे सक्रियक कहते हैं, जैसे Fe। तो हम वापस देख लेते हैं। देखो, एंजाइम की संरचना में हमने क्या देखा है कि जो एंजाइम है बच्चों, कि क्या है? जो एंजाइम है, जो एंजाइम है, वो जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम बराबर क्या होता है? प्रोटीन भाग प्लस अप्रोटीन भाग बराबर पूर्ण एंजाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एंजाइम बराबर क्या होता है? प्रोटीन भाग में कौन जुड़ा रहता है? अप्रोटीन भाग जुड़ा रहता है, तो पूर्ण एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण एंजाइम बन जाता है। और जो ये प्रोटीन भाग जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपो एंजाइम कहते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, शॉर्ट में, है ना। और जो अप्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सहकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सहकारक। सहकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सहकारक कहते हैं। और ये सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? ये हम कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्टेटिक समूह होता है पहला प्रकार, जब एंजाइम से जुड़ा हुआ अप्रोटीन भाग कार्बनिक प्रकृति का हो और एपो एंजाइम से, मतलब प्रोटीन भाग से दृढ़ता और सघनता पूर्वक जुड़ा हुआ हो, तो उस सहकारक को क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक समूह कहेंगे, जैसे कि साइटोक्रोम। ठीक है। और दूसरे प्रकार का सहकारक क्या होता है? सह एंजाइम या कोई एंजाइम होता है कि जब एंजाइम का अप्रोटीन भाग क्या हो? एपो एंजाइम से, अर्थात प्रोटीन भाग से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार संलग्न हो कि आसानी से पृथक हो सके तथा वापस पुनः आसानी से संलग्न किया जा सके, तो इसे सह एंजाइम कहते हैं, जैसे कि NAD, NADP और FAD के अंदर। ठीक है। और तीसरे प्रकार का सहकारक कौन सा है? सक्रियक, कि जब अप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो उसे सक्रियक कहते हैं, जैसे कि Fe। जैसे कि Fe। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा बच्चों एंजाइम के बारे में। ठीक है, कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोटीन प्रकृति के क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कि एंजाइम क्या है? इधर देखिए आप कि यह प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के क्या होते हैं बच्चों? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। फिर जैव उत्प्रेरक जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इतिहास, पहचान, इतिहास में हमने पढ़ा पहचान सर्वप्रथम जैविक उत्प्रेरक के रूप में बर्जीलियस ने की थी। एडवर्ड बुर्कन ने यीस्ट की कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम प्राप्त किया। फिर चित्र देखा अपन ने, इसके अंदर क्या होता है? मुख्य भाग प्रोटीन भाग होता है, जिससे अप्रोटीन भाग जुड़ा रहता है। ठीक है। और जो ये अप्रोटीन भाग होता है इसे सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं सहकारक या कोफैक्टर।
प्रोस्टेटिक समूह वह होता है जो कार्बनिक प्रकृति का होता है और एपो एंजाइम से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है, जैसे कि साइटोक्रोम। सह एंजाइम क्या होता है, इसे को एंजाइम भी कहते हैं, कि जब ए प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से इस प्रकार संलग्न हो कि आसानी से पृथक हो सके या वापस पुनः आसानी से संलग्न किया जा सके तो इसे सह एंजाइम कहते हैं, जैसे कि एनएडी, एनएडीपी और एफएडी। सक्रियक के बारे में देखिए, जब ए प्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो उसे सक्रियक कहते हैं, जैसे Fe के अंदर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको जो आज हमने एंजाइम के अंदर पढ़ा है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। सभी को गुड मॉर्निंग, बाय, टेक केयर।